हेलो दोस्तों। स्वागत है आपको स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। मैंने इसके पहले 2 वीडियो बनाए हैं और इसमें आपको कोशिका के बारे में कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो दिया था। अब हम कोशिका के कुछ भागों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि कोशिका में मुख्य रूप से 3 बेसिक चीजें होती है। सबसे बाहर की ओर कोशिका का आवरण होता है जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर केंद्रक होता है सेंटर में, और केंद्रक और कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बीच में लिक्विड भरा होता है जिसको जीवद्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अपन ने सबसे बाहर का जो आवरण है कोशिका का, उसको कोशिका झिल्ली कहा। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली है। अब इसके अंदर अपन ने कल केंद्रक के बारे में कहा था, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको अपन ने कोशिका द्रव्य कहा था, जिसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब यहां पर आपको एक मुख्य रूप से बात ध्यान रखनी है कि अपन ने 3 भाग कहे हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, या इसको जीव द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीव द्रव्य भी कहते हैं। अब यहां पर आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो आता है इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली, जिसको अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और इस कोशिका झिल्ली से ही अब आपको ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि कोशिका अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोशिका गोल ही होगी, कोशिका चौकोर भी हो सकती है, कोशिका बेलनाकार भी हो सकती है, कोशिका है वो त्रिभुजाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, षटकोण जैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर अपन को, लेकिन अधिकतर कोशिकाएं आकार में गोल होती है। यह बात आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। अधिकतर कोशिकाएं कैसी होती है? गोल होती है। अब यहां पर कोशिका झिल्ली की बात करें, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह रहे हैं अपन, इसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाला भाग। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की सतह। अब बाहर की सतह है, इसका मतलब यह बाहरी वातावरण के संपर्क में भी रहता है। रहता नहीं रहता है? कोशिका का बाहर का आवरण है, और बाहर का आवरण है इसलिए वो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहेगा। जैसे अपने त्वचा है, स्किन है, वो बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि बाहरी वातावरण के संपर्क में रहता है, और पदार्थों के आदान प्रदान करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर का आवरण है, तो वहीं से सभी प्रकार के पदार्थ अंदर भी जाएंगे और अंदर से बाहर भी आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है उससे पदार्थों के आवागमन को भी संभाला जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब पदार्थों के आदान प्रदान में, अब पदार्थ कौन कौन से अपने दिमाग में आएगा, कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि अंदर जाते हैं बाहर आते हैं? ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। अब कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन नहीं होगा तो कोशिका की क्रियाविधि नहीं चलेगी। मुख्य बात है ना, क्रियाविधि नहीं चलेगी। अब इसमें मुख्य रूप से गैसीय पदार्थ, सबसे प्रमुख गैसीय पदार्थ, उसके बाद तरल पदार्थ। ये 2 चीजें मुख्य रूप से कोशिका के अंदर भी जाती है और अंदर से बाहर भी आते हैं, और इस कोशिका की पूरी क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि एक कोशिका में अगर आदान प्रदान होगा तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिका, उन सब में ये क्रियाएं होती है, उन सब में क्रियाएं होती है। अब जैसे मैंने आपको
वो कल वाले वीडियो में बताया था, परसों वाले वीडियो में, कि ये इस तरह से कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है और शरीर ही जीव कहलाता है। तो सभी कोशिकाओं में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब इसमें सबसे मुख्य है गैसीय पदार्थ। अब गैसीय पदार्थों में मुख्य रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि दो पदार्थ गैसीय होते हैं जिनका हमारे शरीर में या कोशिका में, किसी कोशिका में या हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से दो हैं, एक तो ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसीय पदार्थ किसी भी कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अलावा तरल पदार्थों में मुख्य रूप से पानी, वाटर, जो सबसे ज्यादा उपयोगी पदार्थ है किसी कोशिका के लिए, किसी जीव के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पदार्थ है तो वो है पानी। और इसके गैसीय पदार्थों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब यहां पर देखो, जहां तक बात आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हमारे शरीर में बनता जरूर है लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वो अपशिष्ट पदार्थ है। अब बनता कैसे है, तो हमारी जो शरीर की सभी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कोशिकीय कार्य जो होते हैं, उनके बाद जो पदार्थ बनता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन श्वसन में काम में ली जाती है ऑक्सीजन, और उससे बनने वाला जो उत्पाद होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बाहर निकाला जाता है। और आवश्यक पदार्थ होता है, आवश्यक गैस होती है ऑक्सीजन, जिसको अपन अंदर लेते हैं। अब अंदर लेते हैं इसका मतलब अपन तो श्वसन में ले रहे हैं, लेकिन श्वसन में इस गैस को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और कोशिकाओं में, अब कोशिका के बाहर गैस जाएगी तो कोशिकाओं के बाहर से अंदर जाने में ये इसका अवरोध पैदा करेगा। कौन? प्लाज्मा झिल्ली अवरोध पैदा करेगा। तो एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं विसरण। आपने नाम सुना हो तो, विसरण द्वारा गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब कोशिका में गैसीय पदार्थों को आदान प्रदान करने के लिए, कोशिका में गैसीय पदार्थों को बाहर निकालने और अंदर भेजने के लिए ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, विसरण। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब यहां पर विसरण कहते किसे? जैसे कि आपने पहले कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि विसरण का क्या अर्थ होता है? पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। यानी कि जहां ज्यादा है, उच्च सांद्रता का मतलब क्या होगा? जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर पदार्थों के गमन को अपन विसरण कहते हैं। पदार्थों के गमन को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे आप? विसरण द्वारा, जैसे कि एक कोशिका है, देख लीजिए ये कोशिका है, वातावरण में, यानी कि बाहरी वातावरण में, कोशिका शरीर के अंदर है तो बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए। कब भरेगी? जब ऑक्सीजन का उपयोग होगा, शरीर के कार्य होंगे। अब शरीर के सभी कार्य आ गए जिसमें भोजन है, गमन है, उसके बाद दूसरे सभी कार्य आगे, वो सभी काम होंगे तो उसके दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गई यहां पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप इन छिद्रों द्वारा
बाहर की ओर गमन करती। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना भूल गया वैसे, कि ये जो झिल्ली होती है वो वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य अर्थात जो आवश्यक पदार्थ है उनको तो वो अंदर जाने देती है, जो अनावश्यक पदार्थ है, जो काम के नहीं है, उनको वो अंदर नहीं जाने देती। तो जो काम का उसको अंदर जाने देगी झिल्ली, और जो काम का नहीं है उसको अंदर जाने नहीं देगी, उसको वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड यह बनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में ज्यादा हो गई है और यहां पर बाहर कम हो गई है, तो अपने आप इस सांद्रता को पूरा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब यहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है और यहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इस सांद्रता की भरपाई करने के लिए यहां पर अंदर आ जाती है। तो इसको कहते हैं विसरण। इसको क्या बोलते हैं? विसरण। ये दो गैसें हैं जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, इस तरह का कार्य करते हैं। अब आप समझे इसको कि बाहर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने आप बाहर निकल जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा यहां कम हो जाएगी, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन या बाहर शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो अपने आप इन कोशिकाओं के अंदर चली जाती है। और ये एक प्रोसेस है, उसमें आप जानते हो कि श्वसन क्रिया अपन करते हैं तो गैसेज जो होती है वो कहाँ जाती है? अपने ऑक्सीजन गैस जो होती है वो अपने फेफड़ों में जाती है। फेफड़े हैं वो आपके हार्ट से जुड़े हुए, हार्ट इनको ब्लड के साथ मिला करके पूरे शरीर में पंप करता रहता है। वो सब बात की बातें अपन नेक्स्ट टॉपिक में जब अपने ये आएगा तब अपन इसको पढ़ेंगे। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब इन दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी, यहां और यहां दोनों जगह सांद्रता समान हो जाएगी, कोई आदान प्रदान नहीं होगा, तब एक साम्यावस्था वाली स्थिति बन जाती है, साम्य हो जाता है। अब ये गैसों का आदान प्रदान इस झिल्ली द्वारा किस विधि द्वारा होता है? याद रखना, जिसको डिफ्यूजन भी कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहा जाता है विसरण। तो विसरण की परिभाषा भी आपको ध्यान में रखनी है। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन जो होता है उसको अपन विसरण कहते हैं। मैं आप लिख भी देता हूं आपके लिए, अगर आपको अच्छी तरह से याद रखना है तो, ठीक है। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक सांद्रता की ओर ऐसे लिख सकते हैं अपन, की ओर गमन विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है, ठीक है। तो देखो, इसके साथ आप दो चीजें याद रखिएगा, विसरण की परिभाषा भी ध्यान में रखनी है आपको, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान कोशिका में कैसे होता है? विसरण द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा पदार्थ मैंने आपको बताया था, पानी, जल। जल का जो आदान प्रदान है वो इसी प्रकार एक मेथड होता है जिसका नाम है परासरण, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके द्वारा होता है। अब आप कहोगे कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है? ठीक है, जल का जो आदान प्रदान है वो विसरण द्वारा क्यों नहीं हो रहा है, तो परासरण द्वारा क्यों होता है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि परासरण में एक झिल्ली पाई जाती है जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। ठीक है, किसके द्वारा? अब एक बार और बोल रहा हूं, पदार्थ के कणों का
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पारगम्य झिल्ली द्वारा, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। समझ गया आप? याद रखना। अब दोनों में अंतर क्या है? विसरण का अर्थ होता है इसमें कोई पारगम्य झिल्ली नहीं होती, अर्ध पारगम्य, समझो, जबकि परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जल के अणु जो होते हैं, अब यहां पर देखो 3 प्रकार के स्थितियां बनती हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। परासरण में अल्प परासरण, ठीक है, सम परासरण और एक होता है अति परासरण। समझा इसको? देखो, अगर इस तरह की स्थिति है, जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका को मैं ऐसे एक पात्र में रखूं जिसमें पानी ज्यादा है, लेकिन इसके अंदर नमक कम घुला हुआ है या शक्कर कम घुली हुई है, तो क्या होगा? यहां पर पानी की सांद्रता ज्यादा है, समझ रहे हो ना? पानी के कण ज्यादा है, पानी की सांद्रता ज्यादा है, और इस कोशिका में पानी की सांद्रता कम है, तो पदार्थ के कणों का, पानी के कणों का इस कोशिका के अंदर गमन होगा। कब तक होगा? जब तक यहां पर और यहां पर दोनों जल के अणुओं की संख्या समान नहीं हो जाती है। तो इस स्थिति में ये कोशिका जो है वो फूलेगी। और कब तक फूलेगी? जब तक बाहर का परासरण और अंदर का परासरण सेम नहीं हो जाता है, तब तक ये कोशिका फूलने की स्थिति में रहेगी। और ऐसे विलयन को अल्प परासरण विलयन कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर परासरण के द्वारा पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है। उसके बाद सम परासरण किसको कहेंगे? यहां पर भी जल के अणु समान है और यहां पर भी जल के अणु समान है, कोई क्रिया नहीं होगी, कहीं पर भी कोशिका का फूलना और कोशिका का सिकुड़ना इस तरह की स्थितियां नहीं होंगी, उसको कहेंगे समपरासरण। और अति परासरण किसको कहेंगे? अति परासरण का मतलब होता है यहां पर शक्कर की मात्रा ज्यादा है, शक्कर के अणुओं की मात्रा ज्यादा है। जैसे अपन कहते हैं कि गाढ़ा गोल है, गोल कैसा? गाढ़ा है, सांद्र है, और यहां पर आप कोशिका को रख दोगे तो यहां पर पानी के अणुओं की संख्या क्या है? कम है, पानी के अणुओं की संख्या कम है, अणु कम है, और यहां पर पानी के अणु ज्यादा है, तो क्या होगा? इस कोशिका के अंदर से इस पदार्थ, ये जो पात्र है उसके अंदर जल के अणुओं का निकलना शुरू हो जाएगा और ये कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सिकुड़ जाएगी, तो इसको कहते हैं अपन अति परासरण। तो यहां पर जल के अणुओं का जो आदान प्रदान होता है वो किस तरह से होता है? परासरण विधि द्वारा होता है। और ये ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया मैंने, इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो किसके बारे में बातें कर रहे हैं अपन, हैं बताइए? कोशिका झिल्ली के बारे में। अब कोशिका झिल्ली सबसे बाहर का आवरण है, और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली के बारे में वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद इसमें एक वर्ड और आता है जो बार बार उपयोग में आता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सेल वॉल। अब यहां पर अगर पौधों की बातें करें, पौधों में सेल मेम्ब्रेन के बाहर, कोशिका झिल्ली जो होती है उसके बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। और यह सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये फिर आपको इसमें और ज्यादा डीप में पढ़ना है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका बेसिक बात इतनी आपको ध्यान में रखनी है कि यह सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये आपके कोशिका का जो बाहरी आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बारे में अपन ने पूरी बात कर ली बेसिक तौर पे। उसके बाद आता है सेकंड नंबर वाला पार्ट जिसको केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है केंद्रक में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको अपन सामान्य भाषा में गुणसूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। आपने सुना होगा गुणसूत्र इसके जैसे हैं, ये गुणसूत्र में ये अंतर है। तो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और हमारे शरीर का पूरा खाका इसके अंदर होता है। खाका का मतलब जानते हो? ब्लूप्रिंट। मेरे शरीर के गुणसूत्र मेरे शरीर की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं और इसमें पूरे शरीर की संरचना मेरी कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे शरीर की स्किन का कलर कैसा है, मेरे बालों का रंग कैसा है, मेरी आवाज कैसी है, ये सभी बातें इस क्रोमोसोम के अंदर होती हैं। तो ये उसका खाका होता है। क्या होता है? खाका होता है। इसके अलावा और इसके अंदर आरएनए होता है। अब डीएनए आरएनए का पूरा नाम भी आप जानते होंगे, बहुत ही बेसिक बात है। डाइन्यूक्लियोइड न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसके नाम है। अब इस अनुवांशिक पदार्थ, इसको अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, ये कहां पाए जाते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। और कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में। कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में। अब अनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं आप जानते हो? आपको कोई पूछे अनुवांशिक पदार्थ क्या काम करते हैं तो आप बता सकते हो ना। अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो गुणों को, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है? इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य की संतान मनुष्य जैसी होती है। ठीक है? कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा ही होता है, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा ही होता है, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा ही होता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मनुष्य का बच्चा जो है वो गधे जैसा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता, असंभव बात है। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो अनुवांशिकता की सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। भाई कैसे भाई इसका खाका कैसे बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब यहां पर मैंने कल वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा दूसरी जानकारी भी दी थी कि ये केंद्रक है, उसके बाहर ये केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक के बाहर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है। अब ये केंद्रक झिल्ली जो होती है उसके अंदर से यहां पर पदार्थों का आवागमन कोशिका द्रव्य में हो सकता है
और कोशिका द्रव्य से केंद्रक के अंदर भी पदार्थ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है मुख्य रूप से कि ये जो केंद्रक है वो आनुवंशिक पदार्थ को लिए हुए होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बताया था। बताया था। अब इसके अंदर देखो प्रोकैरियोट जो होते हैं उसके अंदर ये जो केंद्रक की झिल्ली होती है वो नहीं होती, आनुवंशिक पदार्थ पूरी कोशिका में बिखरा हुआ होता है। ये आपको मुख्य रूप से इसमें अंतर ध्यान रखना। जबकि यूकैरियोट कोशिका ये जिसमें आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसको अपन एक कह सकते हैं भाई यहां पर बीच में पड़ा है आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोट में आनुवंशिक पदार्थ पूरी कोशिका में बिखरा हुआ होता है, उसका कोई फिक्स स्थान नहीं है कि भाई यहाँ पर ये इसके केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, ऐसा इसके अंदर होता नहीं। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है। इनिशियल स्टेज पे प्रारंभिक अवस्था में ये छोटी छोटी जानकारी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आपकी कोशिका में दो भाग अपन ने देख लिए, कोशिका कला बाहर वाली, केंद्रक। अब इसके बीच में पाया जाने वाला पदार्थ जिसको अपन कहते हैं जीव द्रव्य, इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। अब इसमें से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप थोड़ा सा सोचिए और कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट लिखना, ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो, ये थोड़ा बड़ा बनेगा ना, ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई दो प्रकार के भाग अपन ने पढ़ लिए, तीसरा भाग थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोशिका द्रव्य में क्या होंगे बताइए, कोशिका द्रव्य में क्या होंगे बोलो, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होंगे। क्या होंगे? कोशिका के अंग होंगे, कोशिकांग कहते हैं इसको, कोशिकांग होंगे। तो वो कोशिकांग कौन कौन से हैं, इनके क्या कार्य हैं, वो अपन फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने नया चैनल शुरू किया है, आपके सहयोग से इसको आगे बढ़ाना है और कंटिन्यूस मैं आपको इस तरह की पढ़ाई के वीडियो डालता रहूंगा और क्वेश्चनिंग भी कराऊंगा आपको। लेकिन आपको अधिक से अधिक मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना है। मैं बायोलॉजी और विज्ञान, साइंस और सभी विषयों के मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। थैंक यू, धन्यवाद।